नमस्कार, सुप्रभात, नमस्ते बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बीपीएससी पेपर लीक मामले में एक्शन को तेज कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पेपर लीक मामले में एक्शन तेज कर दिया गया है। 4 जिलों में ईओयू की छापेमारी चल रही है। पटना, आरा समेत 4 जिलों में इस वक्त छापेमारी चल रही है। ईओयू की हिरासत में 2 से 3 लोग आए हैं। पूछताछ के आधार पर हिरासत में लोग लिए गए हैं। वायरल पेपर फॉरवर्ड कराने में इनकी अहम भूमिका बताई जा रही है। इनकी निशानदेही पर 4 जिलों में छापेमारी की कार्रवाई की गई और आज इनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। आर्थिक अपराध इकाई के सूत्रों की माने तो पूछताछ के आधार पर 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। व्हाट्सएप पर वायरल क्वेश्चन पेपर को फॉरवर्ड करने में इन सब की भूमिका सामने आई है। इनकी निशानदेही पर ही कई जिलों में छापेमारी जारी है। शनिवार की देर रात तक आर्थिक अपराध इकाई की टीम स्थानीय पुलिस और बिहार एसटीएफ के सहयोग से छापेमारी में जुटी रही और आज आर्थिक अपराध इकाई की टीम गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि भी कर सकती है। इधर ईओयू की जांच टीम ने परीक्षा के आयोजन से जुड़े बीपीएससी के सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों की सूची प्राप्त कर ली है। किसी अधिकारी की परीक्षा के दौरान कौन सी भूमिका थी, यह जानकारी मांगी गई थी। बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक से भी कई बार इस बारे में पूछताछ की गई और जानकारी ली गई। सूत्रों की अगर माने तो जांच टीम को परीक्षा के संचालन में कई केंद्रों पर लापरवाही के सबूत मिले हैं। जांच टीम की माने तो आरा की तरह पूरे बिहार में कम से कम 1 दर्जन ऐसे सेंटर हो सकते हैं जहां अनियमितता की बात सामने आई है। इसके अलावा जिलों में स्ट्रांग रूम से प्रश्न पत्र ले जाते वक्त भी लापरवाही बरती गई है। और पटना से हमारे सहयोगी संजय कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, देखिए, कल 4 जिलों में ईओयू ने छापेमारी की और आज गिरफ्तारी की पुष्टि हो सकती है। क्या कुछ जानकारी आपके पास, किस दिशा में अब जांच को आगे बढ़ाया जाएगा? जी देखिए, बिल्कुल जो आर्थिक अपराध इकाई के आलाधिकारी हैं उनसे न्यूज 18 की बातचीत हुई है और जो आलाधिकारी उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि अब बीपीएससी पेपर लीक कांड की जो जांच चल रही है वह एक ठोस परिणाम की तरफ बढ़ती जा रही है। जो 3 लोग हिरासत में लिए गए हैं उनसे कई क्लू मिले हैं पुलिस को और आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने शनिवार की रात, चूंकि इस पूरे मामले की जाँच जो आर्थिक अपराध इकाई की टीम कर रही है वह 24/7 यानी 24 घंटे लगातार काम कर रही है और कई जगहों पर रात भर छापेमारी हुई है और इस पूरे मामले में अब एक निर्णायक नतीजे पर आर्थिक अपराध इकाई की टीम पहुंच गई है। जो उनका बॉडी लैंग्वेज है आर्थिक अपराध इकाई के अधिकारियों का, वो इस बात को दर्शा रहा है कि इस पूरे मामले का आर्थिक अपराध इकाई खुलासा कर सकती है और कहीं न कहीं जो क्लू मिले हैं उस आधार पर जांच प्रक्रिया आगे बढ़े। और यह जांच की जो आंच है वह एक आईएएस पदाधिकारी से लेकर जो बीपीएससी के अधिकारी हैं वहां तक पहुंची है और कई जगहों पर जो लूपहॉल पाए गए हैं उस आधार पर भी आगे कार्रवाई होगी और कई लोगों को इस मामले में पूछताछ के लिए तलब किया जा सकता है। देखना होगा कितना जल्द खुलासा करती है। आज से 2-3 दिन पहले आर्थिक अपराध इकाई के अधिकारियों ने कहा था कि 1 सप्ताह के अंदर एक ठोस परिणाम जो है हमारे सामने होगा और कितना जल्द इस पूरे मामले का खुलासा होता है सबकी नजर बनी हुई है। जी चलिए संजय, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बेगूसराय से बता रहे हैं जहां पर अपराधियों ने शिक्षक को गोली मारी है। तो ये बड़ी खबर बेगूसराय से, जहां पर अपराधियों ने एक शिक्षक को गोली मारी। घर के पास अपराधियों ने गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया है। स्थानीय लोगों ने शिक्षक को अस्पताल पहुंचाया। शिक्षक को पहले भी इसकी धमकी मिल चुकी थी और अस्पताल में शिक्षक की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। खाना खा के जा रहे थे सर, बस रोड से जो है आगे निकले और आगे में टॉर्च बार के दुकान है, वहाँ पर धीरज के दुकान है और दुकान के सामने टॉर्च बार के पहचान लिया, गंजी है नुंगी में है और उसको पहचाने, बोले यही सुधीर सिंह है और गाड़ी से था। अब गाड़ी कहाँ था हम नहीं देखे, बस वो गोली चलाया, एगो पेट में लग गया, बह में लगा, ये आगा पीछा भागे, उसके बाद 3-4 गोली छोड़ा। तब तक में लोग पब्लिक जुट गया, बाल बच्चा को हल्ला हुआ है, तब तक में वो सब भाग गया। पहले से वो रंजिश था, आज से 1 महीना पहले भी मेरा एक चचेरा भाई है उसको भी उन्होंने गोली मारा था। फिर थाना प्रभारी को जाके एप्लीकेशन दिए थे
FIR की, फिर उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा। वो बोला कि जो भी होगा, जो भी गवाही देगा, जो भी होगा सबको हम गोली मार देंगे, सबको हम मार देंगे, किसी को रहने नहीं देंगे। बार बार गाँव में आता है, दहशत फैलाता है, गोलीबारी करता है, सब कुछ करके कराता है। हम लोग बहुतों बार थाना में जाके बोल चुके हैं, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं होता है। और देखिए, बिहार के 5 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल खत्म होने वाला है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इसमें से एक सांसद और केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को लेकर है। सवाल यहां पर उठ रहे हैं कि मोदी सरकार में मंत्री बनने से लेकर यूपी चुनाव में बीजेपी से गठबंधन तक आरसीपी सिंह को लेकर जेडीयू ने जो कुछ भी देखा और सुना क्या है, राज्यसभा चुनाव में उसकी परिणति होने वाली है, क्योंकि पार्टी ये कहने को तैयार नहीं कि आरसीपी सिंह को राज्यसभा में रिपीट किया जाएगा। इस रिपोर्ट को देखिए। रामचंद्र प्रसाद सिंह, जिन्हें आरसीपी सिंह के नाम से जाना जाता है। राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह मोदी सरकार में जेडीयू कोटे से इकलौते मंत्री हैं, मगर 7 जुलाई 2021 को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते मोदी सरकार में उनके शपथ ग्रहण के बाद से ही जेडीयू में उनकी सियासत पर ग्रहण की जो अटकलें शुरू हुई, क्या वो ग्रहण 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव में साफ साफ दिख जाएगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि देश की 57 सीटों समेत बिहार की 5 सीटों पर होने वाले चुनाव के ऐलान के 4 दिन बाद भी जेडीयू आरसीपी को रिपीट करने पर कुछ बोलने को तैयार नहीं। न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से 3 मिनट में 5 बार ये सवाल पूछा, लेकिन वो एक बार भी ये नहीं बोले कि आरसीपी फिर से राज्यसभा भेजे जाएंगे। पहला सवाल, क्या आरसीपी सिंह रिटेन हो रहे हैं? तो क्या है सर, आरसीपी सिंह रिटेन हो रहे हैं? देखिए, अभी तो चुनाव की अधिसूचना भी जारी नहीं हुई है, नामांकन की शुरुआत भी नहीं हुई है। नामांकन की शुरुआत होगी, अभी वक्त है, तो उस वक्त बताइएगा, उस समय का यह सवाल होगा। आज का तो यह सवाल ही नहीं है जिस पर कोई जवाब दिया जाए। दूसरा सवाल, ये कहने में हिचक क्यों है कि आरसीपी हैं तो वही जाएंगे? तो ये कहने में क्यों हिचक हो रही है सर कि जब आरसीपी सिंह हैं अभी तो वही जाएंगे? नहीं, इसमें हिचक जैसा कुछ नहीं है, लेकिन समय पर कहा जाएगा ना, अभी का तो कोई विषय ही नहीं है विषय। तीसरा सवाल, आरसीपी सिंह के बारे में भी सोचना पड़ रहा है। आरसीपी सिंह के बारे में भी सोचना पड़ रहा है? नहीं, किसके बारे में सोचना और नहीं सोचना की बात हम नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अभी का एजेंडा ही नहीं है। एजेंडा जब होगा उस वक्त इस सवाल की जरूरत होगी और फिर तब जवाब दें। चौथा सवाल, क्या पार्टी में गुटबाजी के चलते आरसीपी सिंह का पत्ता कट सकता है? कि पार्टी में गुटबाजी है, इस वजह से आरसीपी सिंह का पत्ता कट सकता है? नहीं, देखिए, एक तो गुटबाजी जैसा कुछ नहीं है, बिल्कुल गलत कोई भी कह रहा है तो बिल्कुल गलत कह रहा है। जहाँ तक जो सवाल आप पूछ रहे हैं, उस सवाल के बारे में हमने कहा कि समय पर इस सवाल का जवाब दिया जाएगा जिस वक्त समय होगा। पांचवा सवाल, यूपी चुनाव के वक्त आप लोगों ने आरसीपी पर सवाल खड़ा किया था, इसलिए ये सवाल उठ रहे हैं कि आरसीपी रिटेन होंगे या नहीं। चुनाव हो रहा था तो आप लोगों ने इशारों में आरसीपी सिंह पर सवाल खड़े कर दिए थे। सवाल इसलिए उठ रहा था, इसलिए कि क्या आरसीपी सिंह दोबारा रिटेन होंगे कि नहीं होंगे, ये सवाल मौजूद है। नहीं, यूपी का विषय अलग था, उस विषय पर जो कुछ भी हुआ सब लोगों के सामने है। पार्टी की ओर से जो कुछ भी कहना था कहा जा चुका है। आज का संदर्भ अलग है, उस समय का संदर्भ अलग था। तो आज के संदर्भ में कुछ दिनों के बाद वक्त आएगा जब इस सवाल पर मंथन होगा और फिर जो कुछ भी होगा जवाब दिया जाएगा, अभी का विषय नहीं। हर सवाल पर एक ही जवाब से ये सस्पेंस और भी गहराने लगा है कि जेडीयू को जिस समय का इंतजार है, आखिर वो वक्त आरसीपी सिंह को कहां ले जाएगा। आनंद अमृतराज, न्यूज 18, पटना। और वहीं देखिए, जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि बीजेपी की वजह से जातीय जनगणना में देरी हो रही है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा के आरोप पर बीजेपी प्रवक्ता राम सागर सिंह ने भी पलटवार किया है, सुनिए। जातिगत जनगणना एक एजेंडा है और बाकी जो पॉलिटिकल कह रहे हैं आपकी कौन किसके साथ होगा वो अलग बात है।
जातिगत जनगणना हो, इस पर आरजेडी के साथ सहमति है, क्योंकि हमारी पार्टी का क्लियर स्टैंड है कि जाति की गिनती होनी चाहिए। बीजेपी की वजह से बिहार में जातिगत जनगणना में देरी हो रही है, आप मानते हैं सर? हाँ, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोगों की ओर से अब तक जो सर्वदलीय मीटिंग मुख्यमंत्री जी की ओर से बुलाई जाने वाली है, उस मीटिंग में बीजेपी के लोग का क्या रुख होगा, इस पर अभी स्पष्ट नहीं है, इसके चलते विलंब हो रहा है। आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने अपने बयान में कहा है कि जो गलतियां दूसरे स्टेट में हुई है जातिगत जनगणना कराने में या सेंट्रल में जो हुआ था, उन गलतियों का अध्ययन किया जा रहा है। अध्ययन के बाद उसको सही तरीके से करवाने की बात आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, इसलिए दूसरे लोगों को इस तरह का बयान से बचना चाहिए। और अब बात करते हैं उस बिल्डिंग की जो 200 साल पुरानी है। क्या आपको पता है कि पटना में 200 साल पहले डचों ने एक बिल्डिंग बनाई थी जिसमें वो अफीम और बारूद रखते थे, लेकिन वो पुरानी बिल्डिंग धराशायी होने वाली है। क्या है 200 साल पुरानी बिल्डिंग की कहानी, आप भी जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। जर्जर दीवारें, भवन में मकड़ी के जाले, दीवारों पर उगी झाड़ियां बता रही हैं कि इमारत कितनी पुरानी है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि खंडर सा दिखने वाला ये भवन 10-20 साल नहीं बल्कि 200 साल पुराना है, जो बहुत जल्द जमींदोज होने वाला है क्योंकि इसके टूटने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके हेरिटेज बिल्डिंग होने का दावा खारिज कर दिया है। इसे तोड़कर अब नए सिरे से भवन का निर्माण होना है। आपको बता दें कि ये पूरी तरह से जर्जर हो गया था। कई दीवारें जो है लगभग 200 साल पुरानी दीवारें हैं और जिसे ऐतिहासिक बताया जा रहा था। पटना हाई कोर्ट ने इस पर एक कमेटी बनाई थी और जब कमेटी की रिपोर्ट आई कि ये यहाँ पे डच जो रहते थे, डचों के द्वारा यहाँ पे अफीम का गोदाम था ये, और इस अफीम को गोदाम में बहुत ऐतिहासिकता नहीं है और अफीम के इस गोदाम को तोड़ा जा सकता है, तो पटना हाई कोर्ट ने भी इस पर आदेश जारी किया था। लेकिन फिर याचिकाकर्ता जो है वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में मामला चलने के कारण इस पर रोक लग गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस पूरी इमारत को तोड़ा जा सकता है और इसके जगह पर एक नई इमारत बनाई जा सकती है। 200 साल पुराने इस बिल्डिंग को डच व्यापारियों ने अफीम रखने के लिए बनाया था। इस बिल्डिंग में डच अफीम और बारूद रखा करते थे। 2020 में सीएम नीतीश कुमार ने यहाँ नए भवन का शिलान्यास किया था, लेकिन भवन को ऐतिहासिक बताते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस भवन को तोड़ने से रोकने की मांग की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसके टूटने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 200 साल पुरानी ये इमारत टूटेगी और यहाँ 19 मंजिला नया कलेक्ट्रेट भवन बनेगा। नया कलेक्ट्रेट भवन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। पटना से न्यूज 18 के लिए रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और वहीं सुप्रीम कोर्ट से आदेश मिलते ही पटना कलेक्ट्रेट भवन बनाने का काम शुरू हो चुका है और इसे तैयार करने का 25 महीने का लक्ष्य भी रखा गया है। प्रमंडलीय आयुक्त कुमार रवि ने कहा है कि 153 करोड़ 53 लाख की लागत से भवन का निर्माण होगा और ये भवन पूरी तरह से अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। कुमार रवि से बातचीत की न्यूज 18 से हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद पटना कलेक्ट्रेट बनने का रास्ता अब साफ हो गया है। प्रमंडलीय आयुक्त कुमार रवि हमारे साथ हैं, सीधे हम बात करते हैं। सर, अभी आपने स्थलीय निरीक्षण भी किया है, कुछ टारगेट रखा होगा, एक बड़ी खुशी की बात है कि अब कलेक्ट्रेट का निर्माण हो सकेगा। नया समाहरणालय भवन का निर्माण पूर्व में ही इसकी स्वीकृति दी गई थी, लेकिन बीच में माननीय न्यायालय के द्वारा कतिपय आदेश के कारण इसका कार्य अभी रुका हुआ था। इसका कार्यारंभ आज फिर से कर दिया गया है और समाहरणालय भवन का निर्माण मुख्य रूप से जो यहाँ पर आम जनता है, खास करके पटना जिले के लोग हैं, उनको पटना समाहरणालय से संबंधित कार्यों के लिए कई जगहों पर जाना पड़ता है और उसमें ये भवन जो है 25 महीने में बनकर तैयार होगा, तो उसके बाद उनको काफ़ी सुविधा हो जाएगी। और उसी भवन में कलेक्टर का भी ऑफिस है, इसके साथ साथ एसडीओ,
डीडीसी और जिला परिषद का भी उसमें ऑफिस के लिए जगह रखी गई है। तो एक समेकित रूप से एक बिल्डिंग बनेगी और उसमें पार्किंग के पर्याप्त सुविधाएं दी जाएंगी। इसके अलावा वहाँ पर सीसीटीवी और जो अन्य सुविधाएं हैं, आधुनिक सुविधाएं उसमें दी जाएंगी। पटना वासियों के साथ साथ जो अधिकारी हैं या फिर कर्मचारी हैं, उनके लिए खुशी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिली है और अब 153 करोड़ 53 लाख की लागत से नया कलेक्ट्रेट बिल्डिंग बन जाएगा। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और वहीं जून महीने के पहले हफ्ते में मानसून के बिहार में प्रवेश करने की उम्मीद है। ऐसे में मानसून के आगमन को लेकर पटना नगर निगम और प्रशासन और बुड़कों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। मानसून को लेकर जहां शहर के सभी बड़े नालों की दोबारा उड़ाही का कार्य चल रहा है, वहीं सीवरेज नेटवर्क सिस्टम को भी दुरुस्त किया जा रहा है। बड़ी पहाड़ी स्थित एसटीपी प्लांट को भी 31 मई तक पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पटना नगर निगम के आयुक्त अनिमेश पराशर और बुड़को के प्रबंधक निदेशक धर्मेंद्र कुमार घूम कर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। साथ ही अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया गया है। हम लोग की सबसे महत्वपूर्ण जो प्राथमिकता है मानसून ही है। मानसून को लेकर के पिछले 3 महीने से लगातार तैयारियां चल रही हैं और उसमें अभी तक लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब लास्ट माइल का जो भी इशूज होता है उसको हम लोग घूम करके सब जगह सॉर्ट आउट कर रहे हैं। दूसरा कि एक सीवरेज नेटवर्क है जिसमें कि हम लोग पूरे पटना के लिए सीवरेज नेटवर्क्स तैयार कर रहे हैं। इसमें मैक्सिमम स्कीम जो मेरी है वो मई महीने के अंत तक कंप्लीट हो रही है और ये एसटीपी, ये पहाड़ी एसटीपी, ये भी मई के अंत तक कंप्लीट हो रही है। तो जून महीने में सभी नेटवर्क्स को और एसटीपी को हम लोग रन कर लेंगे, स्टार्ट कर लेंगे। बिल्कुल बड़े नाले को सेकेंड राउंड हम लोग क्लीन अप कर रहे हैं और तैयारी मुकम्मल चल रही है और सारी जो बड़े नाले, छोटे नाले, मैनहोल, कैचपिट और जो जल जमाव प्रवण क्षेत्र हैं तो वहाँ भी विशेष उसके लिए क्यूआरटी का गठन किया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।